नमस्कार आप सभी को। उपस्थित हो जाएं आप सभी और करंट अफेयर्स की कक्षा को एक बार फिर से हम प्रारंभ कर रहे हैं। लगभग आप कह सकते हो कि एक सप्ताह का, लगभग मैक्सिमम एक सप्ताह का जो ब्रेक था उसके बाद से चीज़ों को हम फिर से सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले की तरह, पूर्व की तरह अब तक करंट अफेयर्स को, प्रश्नों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो है ये प्रश्नों की संख्या 10 है। 10 प्रश्न आज के लिए हैं। इन 10 प्रश्नों को हल करना है। साथ ही साथ इन 10 प्रश्नों के साथ साथ इन दिनों जो आपका रूस और यूक्रेन का जो घटनाक्रम चल रहा है उस रीजन के बारे में भी देखेंगे कि वह रीजन कैसे हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा में उस रीजन से 7 से 8 प्रश्न ऐसे हैं जो बन सकते हैं, तो उन 7 से 8 प्रश्नों को भी इसमें आप कह सकते हो समझना है हमें, और उनको भी आपको के पास एटलस होगा, उस पर आपको मार्क करना है। ठीक है, तो 7 से 8 प्रश्न जो रूस और यूक्रेन घटनाक्रम हो रहा है वहां से 7 से 8 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आपकी कह सकते हो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि भूगोल एक विषय के रूप में है और ये जो प्रश्न है कहीं ना कहीं भूगोल विषय से जुड़ते हैं। तो चलिए एक एक करके चीज़ों की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा फॉलोइंग माई पेंट ब्रश किससे संबंधित है? बोला जा रहा है कि एक आत्मकथा है जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आपसे पूछा जा रहा है ये जो आत्मकथा है फॉलोइंग माई पेंट ब्रश, ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। इनमें से किसकी आत्मकथा है? अमिताभ कांत, मृदुला सिन्हा, दुलारी देवी, APJ अब्दुल कलाम, किसकी आत्मकथा है ये आपको बताना है। चल, बिहार वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए बताइए किसकी आत्मकथा है? हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा फॉलोइंग माई पेंट ब्रश किससे संबंधित है ये आपको बताना है। APJ अब्दुल कलाम, दुलारी देवी, मृदुला सिन्हा, अमिताभ कांत या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए, यहां पे बात हो रही है फॉलोइंग माई पेंट ब्रश। निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे पेंट ब्रश की बात हो रही, मतलब आर्ट की बात हो रही है। तो ये जो आत्मकथा है ये संबंधित है दुलारी देवी से। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यदि आपने पद्म पुरस्कारों के बारे में पढ़ा होगा, हालांकि मैंने तो कई बार बताया है, अब यदि आपने पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि वर्ष 2021 और वर्ष 2020 के लिए एक साथ पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। जब बात हम करते थे वर्ष 2021 के लिए, तो हमने देखा था कि वर्ष 2021 के लिए बिहार के लिए 5 पद्म पुरस्कार दिए गए थे। पद्म पुरस्कारों में से 5 आप कह सकते हो पद्म पुरस्कार जो हैं वो बिहार के वो गए थे, जिनमें से एक आपका था पद्म भूषण और दूसरा आपका था पद्मश्री। ठीक है, पद्म भूषण यदि बात करें तो एक ही दिया गया है बिहार के संदर्भ में। पद्मश्री बात करें तो 4 लोगों को मिला है। ठीक है, अब इन 4 लोगों को जो पद्मश्री मिला है उनमें से दुलारी देवी आती हैं, जिनको आर्ट के क्षेत्र में, आर्ट के सेक्शन में इनको पद्म पुरस्कार मिला है। मृदुला सिन्हा आती है, पूर्व राज्यपाल रही हैं, इनको भी यह पुरस्कार मिला है। दुलारी देवी हो गई, मृदुला सिन्हा हो गए। इसके बाद रामचंद्र मांझी का नाम आता है, आपको याद होगा रामचंद्र मांझी के बारे में भी मैंने डिटेल से बताया था। और दिलीप कुमार सिंह का नाम आता है, जिनको चिकित्सा के लिए दिया गया था। तो 4 नाम आपको याद रखने हैं। दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा के लिए, रामचंद्र मांझी आपको कला के लिए, दुलारी देवी हो गई आर्ट के लिए, मृदुला सिन्हा हो गई ये लिटरेचर के लिए। ये 4 के 4 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो आपको पद्म भूषण के बारे में भी पता होना चाहिए। और जब पद्म भूषण की बात करते हो तो पद्म भूषण जो बिहार के संदर्भ में दिया गया वो दिया गया था रामविलास पासवान को। इनका भी नाम आपको याद रखना है। किसको दिया गया था? रामविलास पासवान। निश्चित रूप से याद होगा, यहाँ पे चर्चा हो रही तो एक बार रिपीट हो जाएगा। और आपको पता होगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यदि हम बात करें तो भारत रत्न है, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत रत्न के बाद यदि हम देखें तो पद्म पुरस्कार आते हैं, और पद्म पुरस्कारों में जो सबसे पहला आता है वो है पद्म विभूषण।
ठीक है, पद्म विभूषण, दूसरा आपका आता है पद्म भूषण, और तीसरे नंबर पर आता है पद्मश्री। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पद्मश्री जो है, यदि पद्म पुरस्कारों की बात करें तो ये तीसरे स्थान पे आता है। ओवरऑल भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की क्रम में बात करें, श्रेणी में बात करें, तो पद्मश्री का जो स्थान है वो चौथा आता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे रामचंद्र मांझी हैं, इनको एक नाच के लिए दिया गया था। तो आपको बता दें कि बिहार में यदि हम बात करें, बिहार के संदर्भ में यदि हम बात करें, तो कई सारे लोक नृत्य प्रचलित हैं बिहार में, जैसे कट घोड़वा हो गया, जोगिड़ा हो गया, झिझिया हो गया, पवड़िया हो गया। ये कुछ लोक नृत्य हैं, इनके क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहा जा रहा है आपसे, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बिहार की रैंकिंग बड़े राज्यों में क्या रही? क्योंकि बिहार को बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बिहार की रैंकिंग क्या रही, यह आपको बताना है। चलें बताएं। तो नवाचार सूचकांक में यदि हम देखें तो बिहार की रैंकिंग क्या रही? 11वीं, 12वीं, 17वीं या 19वीं, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। बताएं, इनमें से कौन सा सही है? बड़े राज्यों में पूछा जा रहा है। आपको बता दें, बड़े राज्यों में कर्नाटक जो है ये शीर्ष पर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक टॉप पर रहा है। बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार का जो स्थान था इसमें वो था, आप बताएं तब तक, तब इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ये आप बता दीजिए। बाकी के जो अन्य इससे संबंधित जो अन्य कैटेगरी थी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्यों को रखा गया था, उसमें हिमाचल प्रदेश टॉप पर था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जो यूटी की लिस्ट थी, यूनियन टेरिटरी की जो लिस्ट थी, इसमें यदि हम बात करें तो यूटी की लिस्ट में दिल्ली टॉप पर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और दिल्ली की जो रैंकिंग है यदि हम बात करें तो जो इसको अंक मिले हैं ये कहीं ना कहीं कर्नाटक से ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों की बात कर ली जाए कि टॉप पर कौन रहा, तो वहां पे आप टिक करोगे दिल्ली को। लेकिन यदि सिर्फ पूछा जाए राज्यों की रैंकिंग में टॉप पर कौन सा रहा है, तो आपको टिक करना है कर्नाटक। तो याद रखिएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की यदि हम बात करें तब हम टिक करेंगे दिल्ली को। यदि सिर्फ और सिर्फ राज्य की बात हो रही है तो वहां पे हम टिक करेंगे कर्नाटक को। अब यहाँ पे बिहार की रैंकिंग की बात करें तो बिहार की जो रैंकिंग है वो है 17वीं। ठीक है, 17वें स्थान पर बिहार था बड़े राज्यों में, ये आपको पता होना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 17वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? बताएं, क्या बोला जा रहा है? 17वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? दिल्ली, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार। चलें बताएं, फास्ट जवाब दीजिए। अच्छा प्रश्न है और आज सिर्फ 10 प्रश्न आपके लिए हैं और 10 प्रश्नों के बाद हम बात करेंगे जो घटनाक्रम चल रहा है रूस और यूक्रेन का, उस पर आधारित हम चर्चा करेंगे। तो बताएं, 17वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? दिल्ली, उड़ीसा, कर्नाटक या बिहार। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, इनमें कौन सा सही है? चलिए, अब इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे लोग दिल्ली को टिक करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या यहां पे क्या बोला? राज्य सरकार द्वारा। तो आप कह सकते हो राज्य या केंद्र शासित। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और इस आधार पर दिल्ली आपका यहां से बाहर हो जाएगा। बाकी के जो बचे हुए हैं उनमें से बात करिए। चलें, बताएं, चलिए जवाब दीजिएगा। उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार या दिल्ली। आपको बता दें इसका सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, आप जानते हैं। भुवनेश्वर में एक स्टेडियम भी पड़ता है, नाम आपने याद रखा होगा, कलिंगा स्टेडियम। और कलिंगा स्टेडियम जो है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि
जो आगामी हॉकी विश्व कप है यहीं पर होगा, और पिछला जो हॉकी विश्व कप हुआ था वो भी उड़ीसा में हुआ था। इसके साथ साथ एक स्टेडियम यहाँ पर और है जिसको राउरकेला में है, ठीक है, राउरकेला में। तो कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर और राउरकेला में आगामी हॉकी विश्व कप खेला जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कई बार मैंने बताया है कि हॉकी विश्व कप जो आगामी होना है वो कब होना है, 2000 कितने 22, 23, 24, 25 कब होना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो इस पे आप बताएंगे कि कब हॉकी विश्व कप उड़ीसा में होना है। उड़ीसा की यदि हम बात कर रहे हैं तो आप जानते हो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और भारतीय हॉकी को प्रायोजक करने वाला जो राज्य है वो उड़ीसा है। चाहे पुरुष हॉकी की बात करें या महिला हॉकी की बात करें, उसमें आप देखते होंगे टी शर्ट पर हॉकी जो खिलाड़ी हैं उनकी टी शर्ट पर फ्रंट पे उड़ीसा लिखा होता है। तो उड़ीसा राज्य इनका प्रायोजक है, और कहीं ना कहीं उड़ीसा ने जितनी मदद की है हॉकी की, उसी का परिणाम रहा है कि हॉकी के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा और उन्होंने ओलंपिक में जो है बेहतर प्रदर्शन किया। तो आपको यहाँ पे बता दें, क्योंकि जब ट्रेड फेयर की बात आती है तो 2-3 चीज़ें आपको याद रखना होता है। एक आपको याद रखना होता है फोकस स्टेट या कंट्री, ठीक है, ये देश भी कोई हो सकता है, भारत का कोई राज्य भी हो सकता है। दूसरा होता है पार्टनर स्टेट या कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, इस ट्रेड फेयर की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पे पार्टनर राज्य जो है वो है बिहार, ठीक है। तो पार्टनर राज्य है बिहार, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि हम बात करें इसमें कि पार्टनर देश कौन सा है, तो पार्टनर देश इसमें है बांग्लादेश। पार्टनर राज्य हो गया बिहार, पार्टनर देश है बांग्लादेश, ये भी आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश की बात जब करते हैं तो तुरंत आपको कुछ चीज़ें याद आना चाहिए, जैसे बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका, यहाँ की प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना, और इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग, ये आपको पता होना चाहिए। इनके पिताजी का नाम था शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। और पिछले वर्ष इनकी 100वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी, जिसको मुजीब वर्षों के रूप में बांग्लादेश ने मनाया था। हालांकि 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर यूनाइटेड नेशन ने एक पुरस्कार भी शुरू किया था, जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान पुरस्कार फॉर रचनात्मक अर्थव्यवस्था, यह भी आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश के संदर्भ में आपको याद रखना चाहिए, 2 बंदरगाह यहाँ पे पूछे जाते हैं अक्सर, पहला है चट्टग्राम या चिटगांव जो भी आप पढ़ते हैं, दूसरा है मोंगला पोर्ट, ये दोनों आपको याद रखना है। इसके साथ साथ क्योंकि रोहिंग्या विवाद है, तो रोहिंग्या के संदर्भ में पिछले दिनों एक चर्चा में आया था भाषण 4 द्वीप, तो ये भी आपको याद रखना है। भाषण 4 द्वीप जो है ये बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब ये तो हो गया पार्टनर राज्य, पार्टनर कंट्री के बारे में, पार्टनर स्टेट, पार्टनर कंट्री के बारे में बात हो गई। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए फोकस इसमें किस पर रहा, फोकस स्टेट या कंट्री कौन सा रहा, तो यहाँ पे सिर्फ फोकस कंट्री था, और फोकस कंट्री के रूप में 2 देश थे, पहला था ईरान, दूसरा था अफगानिस्तान, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ईरान और अफगानिस्तान ये यहाँ पे फोकस कंट्री के रूप में थे, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब मेरा प्रयास है, आज थोड़ा सा कंटेंट कम है, प्रयास है कि चीज़ों को लिंक करके पढ़ाया जाए, प्रश्नों के माध्यम से, एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न में लिंक करके, और एक छोटा सा प्रयास है। यदि अच्छा लगे तो बताइएगा, इसी तरह से चीज़ों को अब कंटिन्यू रखा जाएगा, क्योंकि इस तरह से जब हम पढ़ते हैं तो हमारी रुचि बढ़ती है, ठीक है। रुचि जब हमारी होती है चीज़ों में तो हमें समझ में भी बेहतर आती है और रटने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया गया है, वह किस जिले से संबंधित है? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया गया है, वो किस जिले से संबंधित है? मतलब बिहार में पहले एक ही चिड़ियाघर हुआ करता था, आप सबको पता है। बिहार का एकमात्र चिड़ियाघर जो था वो पटना में था, आप सब जानते हैं, संजय गांधी प्राणी उद्यान। तो संजय गांधी प्राणी उद्यान के अतिरिक्त भी एक दूसरा चिड़ियाघर बिहार में बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है ये आपको बताना है। पश्चिमी चंपारण, सहरसा, अररिया, मधुबनी, कहाँ पर बनाया जा रहा है आपको बताना है। आपको बता दें एक स्थान पड़ता है रानीगंज, रानीगंज स्थान पर जो है ये बनाया जा रहा है, और रानीगंज जो है ये पड़ता है अररिया में, इसलिए सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे बात हो रही है चिड़ियाघर की, तो आपको बता दें जू की बात हो रही है, तो आपको एक चिड़ियाघर याद आना चाहिए, अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर। क्या नाम है? अशफाक उल्लाह खां, ठीक है।
अशफाक उल्लाह खां के नाम पर एक चिड़ियाघर बनाया गया है और ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है। और कहाँ पे बना है? गोरखपुर में बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गोरखपुर में बना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा गोरखपुर में एक वर्ल्ड फेस्टिवल भी मनाया गया था। क्या कोई बता सकता है कि गोरखपुर में जो बर्ड फेस्टिवल मनाया गया था वो किस स्थान पर मनाया गया था? गोरखपुर में जो आप बर्ड फेस्टिवल देखते थे वो किस स्थान पर मनाया गया? यदि कोई बता पाए तो निश्चित रूप से खुशी होगी। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर पहुंचते हैं। अब भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थापित है? बताएं, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थापित है? चलिए बताएं। निश्चित रूप से 50% लोग गलती करेंगे, यहाँ पे 50% लोग जो है यहाँ पे गलती करेंगे। बताएं, जवाब दीजिएगा। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, भागलपुर, कटिहार, पटना, समस्तीपुर। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। देखो, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपको पता होगा, बात हो रही थी पटना विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा और बाद में इसको जो है ये भागलपुर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अभी कहाँ बन रहा है? पटना विश्वविद्यालय में बन रहा है। इसका मतलब क्या है? सही उत्तर आपका है पटना। अब पटना सही उत्तर है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे किसकी चर्चा हो रही थी? डॉल्फिन की हो रही। तो आपको बता दें ये भारत का ही नहीं पहला था, बल्कि एशिया का पहला रिसर्च सेंटर था डॉल्फिन को लेकर, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत में जब हम डॉल्फिन की बात करते हैं तो भारत में 3 प्रकार की डॉल्फिन आपको देखने को मिलती हैं। पहला आपको देखने को मिलता है सिंधु नदी डॉल्फिन, जो कि पंजाब का जलीय जीव है। ठीक है, सिंधु नदी डॉल्फिन। दूसरा आपको देखने को मिलता है गंगेटिक डॉल्फिन, जो आपको बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, गंगेटिक डॉल्फिन। और तीसरा आपको देखने को मिलता है इरावदी डॉल्फिन। ठीक है, इरावदी डॉल्फिन। ये 3 डॉल्फिन है जिनमें से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है गंगेटिक डॉल्फिन। और गंगेटिक डॉल्फिन जो है ये गंगा नदी में विशेषकर पाई जाती हैं, गंगा और उसके सहायक नदियों में भी कहीं कहीं मिलती हैं। और जब बात आप डॉल्फिन की करते हो तो आपको पता होना चाहिए विशेष रूप से गंगा डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन के लिए 5 अक्टूबर को एक दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, 5 अक्टूबर को गंगेटिक डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। विशेष रूप से डॉल्फिन के प्रति लोगों में जागरूकता का भाव प्रदर्शित करने के लिए, लोगों के मन में डॉल्फिन को लेकर जागरूकता के प्रसार के लिए दिवस मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर की ये तिथि भी आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको बता दें, जब आप बात करते हो डॉल्फिन की तो बहुत सारे लोगों की गलतफहमियां होती हैं कि डॉल्फिन एक मछली है। ठीक है, तो डॉल्फिन मछली नहीं है, बल्कि डॉल्फिन एक स्तनपायी जीव है। याद रखिएगा, स्तनपायी जीव है, जिसको मैमल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो याद रखना है डॉल्फिन क्या है? एक स्तनपायी जीव है। स्तनपायी जीव होने का मतलब क्या है कि डॉल्फिन उसी तरह से जिस प्रकार से मानव होते हैं अपने बच्चों का आप कह सकते हो भरण पोषण विकास करते हैं, उसी तरह से डॉल्फिन भी करती हैं। कहने का मतलब स्तनपान, दुग्धपान ये भी कराती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डॉल्फिन एक स्तनपायी जीव है, ये आपको अवश्य याद रखना है। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करें तो विशेष रूप से जब आप बात करते हो डॉल्फिन की, और विशेष रूप से गंगा नदी डॉल्फिन की बात करते हो, तो आपको बता दें कि गंगा नदी की जब बात आती है तो आपको पता होना चाहिए गंगा नदी जो है ये गंगा नदी बक्सर से जो है ये बिहार में प्रवेश करती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। चलिए बताएं, बिहार राज्य सरकार द्वारा कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत लड़कियों को स्नातक पूरा करने पर कितनी सहायता दी जाती है? बताएं, क्या बोला जा रहा है? बिहार राज्य सरकार द्वारा लड़कियों को स्नातक उत्तीर्ण करने पर कितनी सहायता दी जाती है, ये आपको बताना है। 25,000, 50,000, 75,000 या 20,000। कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत ये सहायता मिलती है, कितनी मिलती है ये आपको बताना है। चलिए बताइए, प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कितनी सहायता दी जाती है ये आपको बताना है।
कितनी सहायता दी जाती है ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, 25,000, 50,000, 75,000 या 20,000। इनमें से सत्य कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो यहां पे क्या बोला गया है, कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत स्नातक पास करने पर कितनी सहायता दी जाती है। तो आपको बता दें, स्नातक जब पास करते हैं तो स्नातक पास करने पर हमें 50,000 की सहायता बिहार राज्य सरकार विशेष रूप से बालिकाओं को देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50,000। लेकिन याद रखना है, इंटर पास करने पर ये जो सहायता है यह भी दी जाती है। तो इंटर पास करने पर इसी योजना के अंतर्गत 25,000 की सहायता दी जाती है और स्नातक पास करने पर इसी योजना के अंतर्गत 50,000 की सहायता दी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो 25,000 की सहायता दी जाती है इंटरमीडिएट पास करने पर, यहाँ पे एक शर्त है कि बच्ची जो है वो अविवाहित होनी चाहिए, तभी ये सहायता मिलेगी। लेकिन जब स्नातक की बात आती है तो यहाँ पर इस तरह की कोई शर्त नहीं है, मतलब विवाहित और अविवाहित दोनों लोगों को ये सहायता मिलती है। लेकिन इंटर के स्तर पर सिर्फ और सिर्फ अविवाहित को ये सहायता मिलती है। हाल ही में चर्चा में रहा लाल पहाड़ी किस जिले से संबंधित है। लाल पहाड़ी, जो लोग यहाँ आसपास के होंगे निश्चित रूप से जानते होंगे, जरूरी नहीं कि हर किसी को पता हो, कोई बात नहीं, आज जान जाओगे, जिनको नहीं पता होगा वो भी बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा लाल पहाड़ी किस जिले से संबंधित है। लखीसराय, कैमूर, किशनगंज, सहरसा। चले जवाब दीजिएगा। लखीसराय, कैमूर, किशनगंज, सहरसा, इनमें से कौन सा सत्य है। लाल पहाड़ी विशेष रूप से हिल टॉप बुद्धिस्ट यहाँ पे मोनेस्ट्री पाई गई है अभी हाल ही में, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसकी खोज किया है। और ये जो हिल टॉप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है विशेष रूप से महायान शाखा से संदर्भित है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संदर्भित है। जब बात आती है महायान शाखा की तो आपको पता होगा चौथी बौद्ध संगीति, फोर्थ बौद्ध संगीति की बात आती है। और फोर्थ बौद्ध संगीति की जब बात आती है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कश्मीर के कुंडल वन में जो है आयोजित की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें आपको बता दें कि बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में बंट गया था, पहला था हीनयान और दूसरा था महायान, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है लखीसराय, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। बिहार में कछुआ पुनर्वास केंद्र हाल ही में कहां बनाया गया है। बिहार में कछुआ पुनर्वास केंद्र हाल ही में कहां बनाया गया है ये आपको बताना है। चलिए बताएं, बिहार में कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया है। बिहार में कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया है। जहानाबाद, नालंदा, बक्सर, औरंगाबाद। जहानाबाद, नालंदा, बक्सर, औरंगाबाद, बताएं कहां पर बनाया गया है। चलिए, कहां पर बनाया गया है। जहानाबाद, नालंदा, बक्सर, औरंगाबाद। आपको बता दें ये बनाया गया है, यहाँ पे 4 विकल्प हैं, जहानाबाद, नालंदा, बक्सर, औरंगाबाद। ये बनाया गया है भागलपुर में, याद रखिएगा भागलपुर में बनाया गया है, मतलब इसमें से इनमें से कोई नहीं, ई विकल्प आपका सही उत्तर है। कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में बनाया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है ये आपको बताना है, बताएं। पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, अमिताभ बच्चन, अमीश देवगन। बताएं इनमें से कौन सा सही है, कौन सा विकल्प इनमें सही है ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है। देखो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं संजय मिश्रा, ठीक है, संजय मिश्रा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यहाँ पे पंकज त्रिपाठी का नाम लिखा हुआ है, पंकज त्रिपाठी को भी ब्रांड एम्बेसडर बिहार के संदर्भ में बनाया गया है। यदि आपको पता हो तो बिहार खादी का
बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। और बिहार खादी की जब बात करते हो तो मधुबनी का नाम याद आता है, क्योंकि खादी का जो आप कह सकते हो सिंबॉलिक खादी जो है वो मधुबनी से ही संदर्भित है, यह भी आपको पता होना चाहिए, मधुबनी खादी। तो पंकज त्रिपाठी बिहार खादी, संजय मिश्रा पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसको बताएं। लगातार चर्चा में रहने वाला कंवर ताल किस जिले से संबंधित है? कंवर ताल की बात हो रही है, ये किस जिले से संबंधित है ये आपको बताना है। बताएं। इतना आसान सा प्रश्न तो कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए, बताएं। कंवर ताल किस जिले से संबंधित है ये आपको बताना है, सभी को बताना है। जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित हाल ही में चर्चा में रहने वाला कंवर ताल किस जिले से संबंधित है? बेगूसराय, वैशाली, मधेपुरा, पूर्णिया। बताएं किस जिले से संबंधित है? ये संबंधित है बेगूसराय से। ठीक है, बेगूसराय ए विकल्प आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कि यह एक आर्द्र भूमि है और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और आज की तिथि में जब आप ये कक्षा देख रहे हैं तो भारत में कुल 49 आर्द्र भूमियां हैं। याद रखिएगा, 49 आर्द्र भूमियां आज की डेट में हैं। अभी हाल ही में 2 नई बनाई गई थी, एक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, एक गुजरात के जामनगर से संबंधित है। पहला है वखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या आप कह सकते हो, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये 48वीं रामसर साइट है भारत की, और ये यूपी से संबंधित है, विशेष रूप से गोरखपुर के पास है, मतलब यूपी के गोरखपुर से पास है, जहाँ पे चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, इसके बाद दूसरी है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो ये जामनगर गुजरात से संबंधित है, और ये भारत की 49वीं रामसर साइट बनी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब 48वीं 49वीं दोनों आपने देख लिया, 47वीं भी आपको याद रखना है। 47वीं है हैदरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी यूपी में है। ठीक है, हैदरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 47वीं थी। 2 नई बनाई गई हैं, वखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास, और दूसरी है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, ये संबंधित है गुजरात के जामनगर से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मैंने अभी आपको एक प्रश्न पूछा था कि कहाँ पर जो है गोरखपुर में पक्षी महोत्सव मनाया गया था, तो रामगढ़ ताल, याद रखिएगा, रामगढ़ ताल है गोरखपुर में, और रामगढ़ ताल में ही पक्षी महोत्सव। देखो आप, इसका जो थीम था वो था कि वर्ल्ड वॉच कार्यक्रम, तो रामगढ़ ताल भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग, विशेष रूप से हम पहुंचने वाले हैं अब रूस और यूक्रेन के विवाद से संबंधित, कि रूस और यूक्रेन के विवाद से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। जैसे रूस की यदि हम बात करते हैं तो रूस की राजधानी है मॉस्को, सबको पता है। ठीक है, यहाँ की मुद्रा है रशियन रूबल, यहाँ की संसद को बोलते हैं ड्यूमा। ठीक है, ये रूस की संसद को बोलते हैं ड्यूमा। यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस। व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक जानकारी जो हर किसी को पता होना चाहिए। अब यदि हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन के बारे में भी कुछ जानकारियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूक्रेन की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है कीव, ये आपको देखने को मिल रही है, यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की जो मुद्रा है वो है हर्वेनिया इनकी मुद्रा है, ये आपको पता होना चाहिए। और यूक्रेन को आपको याद रखना है, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि यूरोप का ब्रेड बास्केट किसको कहा जाता है, यूरोप का ब्रेड बास्केट किसको कहा जाता है, तो आपको बताना है यूरोप का जो ब्रेड बास्केट है ये यूक्रेन को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि यूक्रेन जो है ये यूरोप का ब्रेड बास्केट है, यह भी आपको पता होना चाहिए।
अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो दो क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं, एक है डोनेट्स्क, ये वाला आपको देखने को मिलता है, डोनेट्स्क ये क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। दूसरा जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है वो इसमें आप कह सकते हैं, इसमें इस मैप में नहीं दिख रहा है, अभी उसको भी हम दिखा देंगे, दूसरे मैप में है। तो उन्हीं दोनों क्षेत्रों को लेकर विवाद है, ये जो इसी रीजन में ये आते हैं। और ये जो रीजन है अभी मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे मैप में, यहाँ पर अलगाववादी सक्रिय हैं। मतलब यहाँ पे कुछ लोग, हालांकि यूक्रेन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो रूस के विचारों से या रूस से सहमति रखते हैं। तो अलगाववाद विशेष का ये क्षेत्र है, अलगाववाद प्रभावित ये क्षेत्र है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आपको विवाद देखने को मिलता है। दूसरा आपको पता होगा कि बहुत पहले इसी को आपको डोनबास क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, डोनबास क्षेत्र। तो जो डोनबास क्षेत्र है वो यही क्षेत्र आपका है जिसको डोनबास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पे आपको बता दें, क्योंकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारे परीक्षा के लिए प्रश्न बनता है, क्या बनता है, ये आपका यूक्रेन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होगे सी ऑफ एजोव, एजोव सागर देख रहे होगे, ये आप देख रहे हो काला सागर। एजोव सागर और काला सागर आपको लग रहा होगा लैंडलॉक्ड है, नहीं, यहां से एक छोटा सा पैसेज है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन सी जल संधि है, वो कौन सी जल संधि है जो एजोव सागर और काला सागर को जोड़ती है, वो कौन सी जल संधि है जो एजोव सागर और काला सागर को जोड़ती है। ये जो पैसेज है इसको क्या बोलते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको बता दें, इसको बोलते हैं कर्च जल संधि, KERCH जल संधि। ठीक है, कर्च स्ट्रेट या कर्च जल संधि यहां पर आपको देखने को मिलती है। और इसी कर्च जल संधि के माध्यम से या कर्च स्ट्रेट के माध्यम से काला सागर और सी ऑफ एजोव जुड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक हमने दोनों देशों की राजधानियां, दोनों देशों की मुद्राएं, दोनों देशों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके बारे में हमने देख लिया है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले मैप में, और अगले मैप में भी मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। जैसे मैंने आपको बोला सी ऑफ एजोव, ये आपको देखने को मिल रहा है, और दूसरा आपका ब्लैक सी, इसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, यहां पे हम देख लेते हैं, जो दो प्रांतों की मैं बात कर रहा था वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। इस मैप में देखो आपको देखने को मिल रहा है सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड एरिया। ये जो एरिया आपका है ये अलगाववाद प्रभावित एरिया है, और आप कह सकते हो कि यूक्रेन का पूर्ण जो है आपका प्रभाव यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। ये क्रीमिया प्रायद्वीप है, क्रीमिया के बारे में आप जानते होंगे। वर्ष 2014 में, पहले यह भी यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन क्रीमिया प्रायद्वीप को वर्ष 2014 में रसिया ने अधिकार कर लिया। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अब इस मैप से आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं यूक्रेन की, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश हैं जो इससे सीमा बनाते हैं। मतलब कौन कौन से देश हैं जो यूक्रेन से सीमा साझा करते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। अभी आगे एक स्पष्ट मैप है, वहां पे चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। देखो यहाँ पे दिया हुआ है दोनों की बात जो मैं कह रहा था, एक है लुनास्क और एक है डोनेट्स्क, इन्हीं दोनों को लेकर विवाद है, और ये पूरा सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड एरिया है और इसी को लेकर विवाद चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों एरिया आपको पता होना चाहिए, लुनास्क और डोनेट्स्क, ये दोनों एरिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो डोनाबास, मैंने बोला था कि इस पूरे एरिया को डोनाबास एरिया बोला जाता है, तो डोनाबास एरिया इस पूरे को बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मुझे दिखाना था और एक मैप दिखाना था, वही मैं देख रहा हूँ कहाँ पर है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी डिटेलिंग थी। मुझे लगता है उस मैप को यहाँ पे नहीं रखा गया है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक वर्ल्ड का मैप भी मैंने मैम से बोला था, उसको शायद वो भूल गई हैं, कोई बात नहीं। एक जल संधि आपने देख लिया, कर्च जल संधि। यहाँ पे जो नोट करना है वो उस पर हम आते हैं। पहला आपने देख लिया कर्च जल संधि। ठीक है, कर्च जल संधि आपने देखा कि सी ऑफ एजोव, एजोव सागर को काला सागर से ये जो है अलग करती है, इसको बोलते हैं हम कर्च जल संधि। ठीक है, अब इसी के आगे हमें देखना है। चलिए आपके लिए मैप मैंने ओपन कर दिया है, तो इससे आपको आसानी थोड़ा सा होगी। जैसे अभी हमने बात किया था
कि ये है आपका काला सागर, ठीक है, ये है सी ऑफ एजोब, ठीक है। तो हमने बताया कि सी ऑफ एजोब को काला सागर जोड़ने के लिए कर्च जल संधि आपने देखा, कर्च जल संधि आपने पढ़ा। उसी के बाद जब हम उससे नीचे आते हैं, आप एटलस खोल लीजिएगा, स्पष्ट आपको दिखाई देगा। जैसे हम नीचे आते हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, तो यहां पे आपको देखने को मिलता है ये छोटा सा एक सागर है, ये ब्लैक सी के थोड़ा सा नीचे एक छोटा सा सागर है जिस पे मैंने डॉट किया है, इसको बोलते हैं मारमारा सागर। क्या बोलते हैं इसको? मारमारा सागर, ठीक है। अब मारमारा सागर जो है ये भी काला सागर से जुड़ता है। अब मारमारा सागर जो काला सागर से जुड़ता है, इसको जो जोड़ने वाली जल संधि है, इसको जो जोड़ने वाली जल संधि है वो भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, इसको जो जोड़ने वाली जल संधि है, यदि थोड़ा सा और जूम होता है तो मैं और थोड़ा सा जूम करके स्पष्ट कर देता हूं, ठीक है। यहां पे जो आपको देखने को मिल रहा है ये चीज, ये है आपका मारमारा सागर, ये है काला सागर। अब इन दोनों को लिंक करने के लिए भी यहां पर एक पैसेज आपको देखने को मिलता है, और इस पैसेज का नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। क्या नाम है? बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, इसको याद रख लीजिएगा। बॉस्फोरस स्ट्रेट क्या करता है? ये मारमारा सागर को काला सागर से जोड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। मारमारा सागर को काला सागर से जोड़ने वाली जो जल संधि है उसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। अब यहां पे यदि आप देखोगे तो ये तो हो गया बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना है, और नीचे ये आपको एक सागर दिख रहा होगा, ये आपको एक सागर दिख रहा होगा यहां पे इस रीजन में, इसको बोलते हैं एजियन सागर। क्या बोलते हैं? एजियन सागर। अब एजियन सागर जो है यह भी जुड़ता है किससे? मारमारा सागर से। और मारमारा सागर से जो एजियन सागर जुड़ता है, यहां पर भी एक जल संधि है जो आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं गैलीपोली स्ट्रेट, गैलीपोली स्ट्रेट, ठीक है। गैलीपोली स्ट्रेट आपको पता होना चाहिए, और गैलीपोली बोलते हैं, गैलीपोली स्ट्रेट आपको पता होना चाहिए, या इसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं डार्डेनल्स। क्या बोलते हैं? डार्डेनल्स, ठीक है। तो डार्डेनल्स या गैलीपोली स्ट्रेट, बात एक ही है। ये जुड़ती किसको जोड़ती है? एजियन सागर को जोड़ती है मारमारा सागर से। तो तीन जल संधियां आपने देखा, आप अपने एटलस में जाओगे वहां पे चीजें, यूरोप वाला खोल लीजिएगा, वहां पे चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। क्या क्या देखना है? सबसे पहले कर्च जल संधि देखना है जो काला सागर को जोड़ती है, किससे? काला सागर को जोड़ती है एजोव सागर से, सी ऑफ एजोव से जोड़ती है। फिर आपने देखा दूसरी जल संधि, कर्च के बाद दूसरी जल संधि आपने देखा बॉस्फोरस जल संधि, और बॉस्फोरस जल संधि जो आपने देखा ये था काला सागर को मारमारा सागर से जोड़ती है। और तीसरी जल संधि आपने देखा जो एजियन सागर को मारमारा सागर से जोड़ती है, जिसको आपने देखा डार्डेनल्स या गैलीपोली स्ट्रेट या डार्डेनल्स स्ट्रेट, ये आप समझते हैं। तो तीन जल संधियां इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहां पे क्योंकि बात हो रही है यूक्रेन की, ठीक है, बात हो रही है यूक्रेन की, तो आपको बता दें यहां पे यूक्रेन का यदि मैप खुल जाता है तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं चीजें, क्योंकि यूक्रेन में एक पहाड़ भी है, एकमात्र पहाड़ है जो आपको यूक्रेन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये आपका आ गया यूक्रेन का मैप, ठीक है, यूक्रेन का मैप आप देख रहे हैं। अब यूक्रेन का जो आप मैप देख रहे हैं, ये आपको यूक्रेन दिख रहा है, यूक्रेन की राजधानी क्यू आपको देखने को मिल रही है। तो यूक्रेन का जो सबसे पश्चिमी भाग है, यूक्रेन का जो सबसे पश्चिमी भाग है, उसमें आप देखोगे एक पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। यूक्रेन के पश्चिमी भागों में यहां पर एक पर्वत श्रृंखला यहां पे आपको देखने को मिलती है, एकमात्र पर्वत श्रृंखला है, उसका भी नाम आप नोट कर सकते हैं। उसका नाम है कारपेथियन माउंटेन। क्या नाम है? कारपेथियन, CAR, कारपेथियन, PATHIN, कारपेथियन माउंटेन है, जो कि यूक्रेन के पश्चिमी भागों में, आप कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी भागों में
यूक्रेन के दक्षिणी पश्चिमी भागों में एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, कार्पेथियन माउंटेन। इसको भी आपको याद रखना है। नदियों की जब हम बात करते हैं तो नदियां दो देखने को मिलती हैं, दो प्रमुख नदियां। एक आपको नदी ये देखने को मिल रही होगी, ये साथ साथ बहती है, ये नदी आके काला सागर में गिर जाती है, और एक दूसरी नदी जो है कार्पेथियन माउंटेन के पास में देखने को मिलती है। तो दो नदियां आपको देखने को मिलती हैं। यदि हम बात करें तो पहली नदी आपकी है नीपर, ठीक है, नीपर नदी, डी इसमें साइलेंट होता है। एक नदी है नीपर और दूसरी नदी है निस्टर, ठीक है। तो नीपर और नीस्टर नामक दो नदियां भी यहां पर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नीपर और नीस्टर नामक दो नदियां हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब आपका होमवर्क है कि यूक्रेन से कितने देश हैं जो सीमा बनाते हैं, वो कौन कौन से देश हैं, कमेंट बॉक्स में बताओगे। आप बताओगे, क्योंकि काला सागर हमने देखा, ब्लैक सी की बात हमने किया, तो काला सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ये आज का आपका होमवर्क है और यहीं पर अपनी चर्चा को अब हम समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे मंडे को, और अब ये चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी और प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन के जो समसामयिक संदर्भों में महत्वपूर्ण हैं उनको भी हम करंट अफेयर्स के सेशन में रखें। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो भी अपनी परीक्षा के लिए गंभीर हैं, यूक्रेन से संबंधित जितनी जानकारी मैंने बताया, जैसे 3 जल संधियां बताया, एक पर्वत श्रृंखला बताई, 2 नदियों के बारे में हमने बात किया, राजधानी दोनों देशों के बारे में हमने बात किया, तो वो सभी की सभी जितनी जानकारी आज यूक्रेन और रूस के बारे में मैंने बताया है, वो सभी की सभी को कमेंट बॉक्स में आपको शेयर करनी है। कमेंट बॉक्स में पूरी जानकारी आपको शेयर करनी है, ये आपका होमवर्क है। करेंगे तो इस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, नहीं करोगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों के रूप में लेकर चलेंगे, अतिरिक्त जानकारी नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।